हैं डॉक्टर दामोदर खड़से जी, जो सहायक महाप्रबंधक रह चुके हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पुणे के हैं। और जो हमारे लिए हर्ष की बात है, जिसके हाल ही में इनको गोयनका सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मैं अपनी सभी गंगा कावेरी व्याख्यान माला के जो जितने भी लोग हैं उन सभी की ओर से इनका हार्दिक बधाई देता हूँ। और यह हमें बहुत प्रसन्नता का विषय है, हमारे साथ जो हिंदी और मराठी के जो साहित्यिक सेतु के रूप में जो काम कर रहे हैं और अनगिनत कृतियों की जो रचयिता हैं, हमारे साथ व्याख्यान के लिए जुड़े हुए हैं, इनका मैं सादर स्वागत करता हूं। तो यह मित्रों इस महीने का यह अंतिम व्याख्यान रहेगा और अगले महीने का व्याख्यान है पहला व्याख्यान, जैसे कि हम हर हफ्ते करवाते हैं, हर शनिवार को 5 बजे से 6 बजे तक व्याख्यान रहेगा। इसमें पहला व्याख्यान 3 अप्रैल को है। मधु कांकड़िया वरिष्ठ हिंदी के साहित्यकार हैं, उनका व्याख्यान रहेगा। और 10 तारीख को जो झारखंड में रहते हैं, जो आदिवासी कवि महादेव टोपो झारखंड के, उनका व्याख्यान रहेगा। 17 तारीख को डॉक्टर रोहिणी अग्रवाल जी का, जो महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में हिंदी विभाग अध्यक्ष के रूप में काम कर रही है, उनका व्याख्यान रहेगा। और अप्रैल महीने में जो अंतिम व्याख्यान रहेगा अनामिका जी का, जो अंग्रेजी के प्रोफेसर हैं, जो दिल्ली के कॉलेज में, दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक कॉलेज में जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं, इनका व्याख्यान होगा। तो मित्रों, समय को व्यर्थ किए बिना आज के हमारे साथ जो व्याख्यान देने के लिए जुड़े हुए हैं डॉक्टर दामोदर खड़से जी, इनका परिचय देने के लिए मैं अपने मित्र, जैसे कि यह व्याख्यान माला श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ में उस संघ का अध्यक्ष हूँ, और उसके साथ पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलुरु, इन तीनों संस्थाओं के तत्वावधान से यह व्याख्यान माला चल रही है। एक 34वां व्याख्यान है। तो इस व्याख्यान में जो हमारे मित्र जयशंकर तिवारी जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर दामोदर खड़से जी का परिचय हमारे सामने प्रस्तुत करें। तिवारी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस महत्वपूर्ण व्याख्यान में आप सभी प्रतिभागी बंधुओं, मित्रों, शोधार्थी बंधुओं और विशेष रूप से आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी का इस मंच पर, वेब पटल पर हार्दिक स्वागत है। लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम, पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी और हिंदी विभाग एलबीएस कॉलेज के अध्यक्ष आदरणीय गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर, और हमारे मित्र जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी, सभी के सामूहिक सहयोग से, उपक्रम से यह व्याख्यान माला सतत आगे बढ़ रही है। और विशेष रूप से आप सभी प्रतिभागी साहित्य रसिक सहृदय, ज्ञान पिपासु के ये सभी के सहयोग से और प्रोत्साहन से ये चल रहा है। तो मैं, जैसा कि मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजूनाथ जी के द्वारा ये कहा गया है कि मैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी का परिचय दूं,
मित्रों, ये आज के हमारे जो वक्ता हैं, सबसे पहले मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं और उनका परिचय बहुत विस्तृत है। मैं संक्षेप में उनके बारे में कुछ बताने का प्रयास करूंगा। 11 नवंबर 1948 को उनका जन्म हुआ और उन्होंने परास्नातक किया। बाद में शिक्षा में उन्होंने मास्टर, बीएड, एमएड किया और हिंदी में पीएचडी की। बाद में वो बैंकिंग सेवा में आए और आप सभी लोगों को मालूम है कि वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सहायक महाप्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए। तो एक बैंक में उच्च पद पर काम करने के बाद भी उन्होंने साहित्य और भाषा की जो सेवा की है, जो सारस्वत साधना की है, उसकी एक लंबी कहानी है। उनका कृतित्व ही सबसे बड़ा उनका परिचय है। वह जहाँ एक वरिष्ठ कथाकार के रूप में समादृत हैं, वहीं वो कवि हैं। उनकी कई कविता की पुस्तकें हैं, उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, उन्होंने तमाम कहानियां लिखी हैं, कई उनके दर्जन भर कविता संग्रह हैं, उन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा है और सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अनुवाद कार्य किया है। जैसा कि शुरू में डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी ने बताया कि वो हिंदी और मराठी इन दोनों भाषाओं में रूपांतर कार्य, तर्जुमा का कार्य उन्होंने बड़े पैमाने पर किया है। एक सेतु बनाने का काम किया है। आज ये विषय भारतीय भाषाओं का जो अंतर संबंध है, जिस पर मैं समझता हूँ कि उनके पास ढेर सारा व्यावहारिक और अनुप्रयोग के स्तर पर बहुत सारा अनुभव है जो हमें सुनने को मिलेगा। संक्षेप में मैं बता दूं कि उनकी कौन कौन सी किताबें बहुत चर्चित रही हैं। तो कथा संग्रह में भटकते कोलंबस, ये नाज पब्लिकेशन नागपुर से किताब छपी थी। पार्टनर, आखिर वह एक नदी थी, जन्मांतर गाथा, इस जंगल में, उत्तरायण, निखट लेली चाक और संपूर्ण कहानियां भावना प्रकाशन से छपी हैं। इस नाम से यादगारी कहानियां हिंद पॉकेट बुक से छपी हैं। वाणी प्रकाशन से 2015 में उनकी जो किताब आई थी, गौरैया को तो गुस्सा नहीं आता, ये बड़ी मशहूर किताब रही है। अमन प्रकाशन से चुनी हुई कहानियों के नाम से उनका कहानी संग्रह आया। इसी तरह से उनके उपन्यासों में काला सूरज, भगदड़, खंडित सूर्य, कोलाहल, बादल राग और उसी बादल राग का मराठी संस्करण, हिंदी संस्करण और खिड़कियां, जो वाणी प्रकाशन से उनकी औपन्यासिक कृति प्रकाशित हुई 2018 में। तो इस तरह से करीब 7 जो है उपन्यास उनके प्रकाशित हैं। कविता संग्रह लगभग 1 दर्जन कविता संग्रह प्रकाशित है, जिसमें अब वहां घोंसले हैं, जीना चाहता है मेरा समय, सन्नाटे में रोशनी, तुम लिखो कविता, अतीत हो नहीं होती नदी, प्रकाश पेरताना, ये मराठी संस्करण है जिसका अनुवाद डॉक्टर गजानन चौहान ने किया है 12 में, रात, नदी कभी नहीं सूखती, पेड़ को सब याद है, तू लिही कविता, नदीची रात, लौटती आवाजें, लौट आओ तुम, सृजन के सरोकार। ये अलग अलग प्रकाशन से, प्रेरणा प्रकाशन, पवन प्रकाशन, क्षितिज प्रकाशन, शिल्पायन प्रकाशन, दिशा प्रकाशन, यश पब्लिकेशंस से ये प्रकाशित कविताओं की पुस्तकें हैं, कविता संग्रह हैं। इसी तरह से उनके यात्रा वृत्तांत और भेंट वार्ताएं प्रकाशित हैं। जीवित सपनों का यात्री, एक सागर और, संवादों के बीच, आईने के सामने, तमाम वैचारिक पुस्तकें हैं उनकी। राजभाषा विषय, क्योंकि बैंक में काम करते हुए एक जो बृहत्तर अनुभव क्षेत्र है उनका, उनकी किताब में आप पा जाएंगे। राजभाषा प्रबंधन,
संदर्भ व आयाम, व्यावहारिक अनुवाद, कार्यालयी व व्यावहारिक हिंदी, बैंकों में हिंदी, विविध आयाम, संवैधानिक प्रावधान, कार्यालयी हिंदी, आलेखन व टिप्पण पर प्रशासनिक शब्दावली। इस तरह से उनकी कई राजभाषा पर किताबें हैं। डॉक्टर दामोदर खड़से जो एक विद्वान लेखक हैं और अनुवाद के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, दया पवार की चर्चित आत्मकथा का मराठी से हिंदी में अनुवाद उनके द्वारा किया गया है, जो अछूत नाम से किताब प्रकाशित है, राधा कृष्ण प्रकाशन से छपी हुई है। इसी तरह से मराठी से हिंदी में उन्होंने राम नगरकर की आत्मकथा 1983 में रामनगरी के नाम से किया। बीरबल साहनी की जीवनी का अंग्रेजी में अनुवाद जो भारत भारती प्रकाशन से 83 में छपा हुआ है। इसी तरह से जयवंत दलवी जो प्रसिद्ध मराठी के नाटककार हुए हैं, उसका हिंदी में अनुवाद किया कालचक्र के नाम से। केंद्रीय हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको प्राप्त है। अभी मित्रों मैं बताता हूँ, तमाम अलंकारों से उन्हें अलंकृत किया गया है। तो मराठी आत्मकथा का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया, पराया और ऐसे लोग ऐसी बातें। शिवाजी सावंत की मराठी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया गया उनके द्वारा। सवाल अपना अपना, इस नाटक का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया और शिवाजी सावंत के कई नाटकों का उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, जिसमें संघर्ष का भी अनुवाद उनके द्वारा किया गया। अरुण खोरे की मराठी आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद भूले बिसरे दिन के नाम से किया गया। भारत सासणे के मराठी कहानी संग्रह का अनुवाद शुभ वर्तमान और शरण कुमार लिम्बाले के मराठी उपन्यास का हिंदी में अनुवाद झुंड नाम से किया है उन्होंने। बारो मास सदानंद देशमुख के उपन्यास का हिंदी अनुवाद है और इस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जो बड़ा सम्मानजनक पुरस्कार है, जिसे पाने पर गौरव की प्राप्ति होती है। सही तो ये है कि ये पुरस्कार देने वाली संस्थाएं ऐसे विद्वानों को अलंकृत करके सम्मानित होती हैं। भारतीय ज्ञानपीठ से सम्मानित कवि बिंदा करंदीकर की कविताओं का हिंदी में संकलन अपने ही होने पर छपा प्रकाशित किया। डॉक्टर अनिल गांधी की मराठी आत्मकथा का हिंदी में अनुवाद किया मन सर्जन के नाम से। डॉक्टर सुनील दत्त चौधरी की जीवनी का हिंदी में अनुवाद किया गया है आपके द्वारा अबोली प्रवास के नाम से। विजय तेंदुलकर के घासीराम कोतवाल का नाटक जो बड़ा विश्व प्रसिद्ध नाटक है। जी अच्छा, आवाज सही नहीं आ रही है। नहीं, आप बताइए तिवारी जी। जी और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, फिर भी आप नौकर स्याही के रंग, मैं फैन बंद कर देता हूँ, शायद उससे कुछ दिक्कत हो रही हो। अब ठीक है, अब ठीक है। इसी क्रम में संपादित पुस्तकें भी ढेर सारी हैं। आदरणीय खड़से साहब ने मराठी कहानियों का संपादन किया है, 2008 में पंचकूला से प्रकाशित हुआ है, विशिष्ट मराठी कहानियां नाम से। समकालीन मराठी कविता, ये साहित्य अकादमी से वो 2016 में प्रकाशित संपादित पुस्तक है। इसी तरह से समकालीन मराठी कहानी, डॉक्टर सूर्यबाला के सृजन संसार पर एक किताब उनकी है जो 2017 में प्रकाशित हुई है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा प्रकाशन से महामोह जो है उनका प्रकाशित हुआ है। और मराठी की लोकप्रिय कहानियां प्रभात प्रकाशन से उनकी एक किताब है। इसी तरह मराठी साहित्य विशेषांक बहुवचन का उन्होंने संपादन किया है। आधारशिला पत्रिका का जो मराठी साहित्य विशेषांक 2019 में आया था, आप उसके सम्माननीय संपादक रहे हैं। तो ढेर सारी किताबों का आपके द्वारा संपादन कार्य किया गया है। कविताओं की कैसेट भी उनकी मैं लौट आया हूं या कुछ कहने की प्यास है, यह भी प्रकाशित है। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर खड़से साहब को कई सम्मान दिए गए हैं, समय समय पर तमाम अलंकरणों से अलंकृत किया गया है, जिसमें अलंकार जो
आपको प्राप्त हुए हैं साहित्य अकादमी सम्मान नई दिल्ली द्वारा, जैसा मैंने अभी कहा, मराठी उपन्यास बारो मास के लिए उन्हें दिया गया है 2015 में, और ये हिंदी अनुवाद के लिए मित्रों दिया गया पुरस्कार है। उरई में डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जी हैं, उनको महाश्वेता देवी के झांसी की रानी किताब पर अनुवाद पर एक पुरस्कार दिया गया था। ये परंपरा पहले साहित्य अकादमी में नहीं थी, लेकिन बाद में साहित्य अकादमी के बोर्ड ने अनुवाद कार्य पर पुरस्कार देना शुरू किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पुरस्कार जो मराठी उपन्यास बारो मास का हिंदी में अनुवाद किया गया, उसके लिए ये पुरस्कार आपको प्रदान किया गया है। और इसी तरह से महाराष्ट्र भारती सम्मान, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी मुंबई द्वारा ये 2016 में उन्हें भारतीय हिंदी सेवा सम्मान मिला, अखिल भारतीय हिंदी सेवा सम्मान। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में आप राइटर इन रेजिडेंस के रूप में 2016 में नियुक्त हुए और वहां भी आपने बहुमूल्य सेवाएं दी। तो ढेर सारे वो समितियों के अध्यक्ष रहे हैं। केंद्रीय हिंदी समिति 2010 में बोर्ड ऑफ स्टडीज में कई विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के वो बोर्ड कन्वीनर रहे हैं, जिसमें और मेंबर रहे हैं, जिसमें पुणे विश्वविद्यालय, सोलापुर विश्वविद्यालय, यशवंतराव चौहान मुक्त विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज के वो मेंबर रहे हैं। इसी तरह से भारतीय रिजर्व बैंक के शब्दावली समिति के वो सदस्य रहे हैं। भाषा पत्रिका जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय से निकलती है, उसके परामर्श मंडल में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंतरिक्ष विभाग व परमाणु ऊर्जा विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के भी वो महत्वपूर्ण सम्माननीय सदस्य रहे हैं। वो अध्यक्ष के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। तो ऐसे विद्वान वक्ता, ऐसे महत्वपूर्ण साहित्यकार का मैं इस मंच पर गंगा कावेरी व्याख्यानमाला आयोजक मंडल की ओर से, आप सभी मित्रों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सर की कई किताबें अभी प्रकाशित होने वाली हैं, जिनमें पेड़ कभी अकेले नहीं होते कविता संग्रह प्रकाशनाधीन है, संस्मरण कल की ही तो बात है, और इस तरह से लगभग 1 दर्जन किताबें उनकी प्रकाशनाधीन हैं, जो मराठी में भी हैं, हिंदी में भी हैं। आप पर कई शोध कार्य किए गए हैं। कागज की जमीन पर किताब आप पर आई थी, संपादन के डॉक्टर सुनील देवधर 2012 में, और इसी तरह से शब्दों की दहलीज पर डॉक्टर दामोदर खड़से का सृजन संसार, नदी के साथ साथ, और इसी तरह से दामोदर खड़से रचना परिवेश और साहित्य के शिखर। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी लगातार जो है लेख, कविताएं, कहानियां प्रकाशित होती रही हैं। कि दर्जनों किताबें जिनका नाम मैं बता चुका हूं और बता सकता नहीं हूं, क्योंकि बहुत लंबी सूची है। तो मैं बहुत ही आदर के साथ, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा आपको सम्मानित किया गया है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। काला सूरज उपन्यास के लिए आपको महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने अपने कर कमलों से राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 1992 में दिया था। और इसी तरह से महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने केंद्रीय हिंदी संस्थान का गंगा शरण सिंह पुरस्कार 2012 में दिया था। और अभी जैसा कि हमारे मित्र ने बताया कि अभी हाल में ही उनको गोयनका पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ऐसे विद्वान लेखक जिनका 9 सालों तक अध्यापन कार्य किया है और लगभग 3 दशक से ज्यादा जो महाराष्ट्र में सहायक महाप्रबंधक के रूप में सेवा कर चुके हैं, ऐसे आदरणीय वक्ता का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं सर को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद देने के लिए। जैसे कि हम सभी को बहुत ही हर्ष का विषय है, आज के हमारे मुख्य वक्ता जो महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी महाराष्ट्र सरकार के जो कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं 2011 से लेकर के 2015 तक। और ये जैसे कि साहित्यकार के इनके कई विधाएं हैं, जैसे कि कहानीकार भी है, उपन्यासकार है, अनुवादक है, कवि है। तो इस तरह सभी विधाओं में वे जैसे कि मराठी और हिंदी के जो साहित्य सृजन सेतु के रूप में काम कर रहे हैं।
तो हमें अत्यंत गर्व की बात है कि एक ऐतिहासिक जो व्याख्यान होगा। तो मैं समय व्यर्थ किए बिना मैं आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दामोदर खड़से जी का भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध विषय पर मुख्य व्याख्यान देने के लिए हृदय से आभार प्रकट करते हुए उनका स्वागत करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आदरणीय श्री डॉक्टर मंजुनाथ जी, समादरणीय डॉक्टर तिवारी जी और सभी साथियों, मुझे लगता है कि मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही होगी। हाँ सर, बिल्कुल ठीक से आ रही है सर। धन्यवाद। तो आज का जो विषय है भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध, इस पर काफी कुछ कहा जा चुका है और कहा जाता रहा है और आगे भी कहा जाता रहेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो बहुभाषी है और इस बहुभाषी देश में तमाम तरह की भाषाएं हमारे सामने हैं। संविधान ने 22 भाषाओं को मान्यता दी है। साहित्य अकादमी हर वर्ष 24 भाषाओं में पुरस्कार देती है। साथ ही ऐसी बहुत सारी उपभाषाएं हैं जिनकी संख्या लगभग 80 के करीब है और असंख्य बोलियां हैं। हम कहें कि हजारों की संख्या में हैं ऐसी बोलियां, तो अन्यथा नहीं होगा, अतिशयोक्ति भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत से प्रांतों में, बहुत से प्रदेशों में एक जिले तक में एक अलग सी बोली बोली जाती है। महाराष्ट्र में तो ऐसा है और कई बोलियां तो ऐसी हैं जो उसके बगल के जिले के व्यक्ति को यदि उसका अभ्यास नहीं है तो समझना मुश्किल हो। लेकिन बावजूद इसके हमारी इन सभी भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक एकता है, एक सांस्कृतिक संबंध है। हम भीतर से, जड़ों से एक दूसरे से जुड़े हुए। भाषाओं की भिन्नता के बावजूद हमारी एक दूसरे से संप्रेषण की, संबंध की और संबोधन की भाषा लगभग होती है और वो भाषा होती है कई बार अनुवाद के रूप में। उस अनुवाद के पुल के माध्यम से हम एक भाषा से दूसरी भाषा के ज्ञान विज्ञान को, दूसरी भाषा के दर्शन को, सामाजिक स्थिति को, राजनीति को और तमाम तरह के रस्म रिवाज, खान पान, पहनावा और दूसरी तरह की प्रथाओं के बारे में भी, संस्कृति के बारे में हम एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। उसका मुख्य पुल जो है वो अनुवाद बनता है। हम जानते हैं कि भाषा जो है अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपस में संवाद करने के लिए हमें किसी भाषा की आवश्यकता हमेशा होती है। और हमारे देश में भाषाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। इससे कई बार थोड़ी दिक्कतें भी हमारे सामने आती हैं संवाद करने में, लेकिन अनुवाद के माध्यम से हम इन संवाद को आपस में जोड़ने की अच्छी स्थिति बना सकते हैं। समाज की जो सांस्कृतिक पहचान की कड़ी है वो है भाषा। मनुष्य को शैशव से दुलारती रहती है भाषा, उसकी राष्ट्रीय पहचान बन जाती है भाषा। व्यक्तित्व के कई आयाम और विशिष्टता को प्रदर्शित करने में जो सबसे ज्यादा योगदान देती है वह है भाषा। भाषा से व्यक्ति को एक चेहरा मिलता है, भाषा से व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त करता है। कई प्रकार की समस्याएं आती हैं
क्योंकि हम बहुभाषी देश में हैं। कई प्रकार की रुकावटें होती हैं, कई प्रकार के लोगों के मन में प्रादेशिकता, भाषा की सीमाएं, अपनापन, इसको लेकर कई बार स्व के गर्व में बहुत बार कई प्रकार के संघर्षों को हम लोगों को देखना पड़ता है अलग अलग प्रदेशों में। पिछले दिनों मैं दक्षिण भारत की यात्रा में था और उस यात्रा के दौरान कालीकट में विशेष रूप से दक्षिण भारत राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की ओर से एक आयोजित कार्यक्रम में वयोवृद्ध हिंदी प्रचारक श्री राघवन से मेरी मुलाकात हुई थी। काफी दिन हो गए हैं वैसे। लंबी चर्चा में हमारे देश की भाषा विषयक मानसिकता को बयान करते हुए उन्होंने हिंदी के बारे में कहा था कि गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार का व्रत लिया। गांधी जी ने हिंदी को आजादी का एक हिस्सा माना, आजादी के साथ उन्होंने उसको जोड़ा। इसीलिए दक्षिण भारत में आज जितना कुछ हिंदी के बारे में प्रेम है वह राष्ट्र भावना को लेकर है। हिंदी के साथ राष्ट्र भावना भी जुड़ी हुई है। लेकिन उन्होंने जो आगे कहा वो थोड़ा सा विचारणीय है। उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा, आज हिंदी के कुछ लोगों ने इसे मात्र जीवन यापन का एक माध्यम बना लिया है। तो उसमें जिस प्रकार के राष्ट्रीयता की भावना और देश प्रेम की भावना और भाषा के प्रति जिस प्रकार का आकर्षण या समर्पण होना चाहिए, उस प्रकार की स्थिति में थोड़ी सी कमी उन्होंने उस समय महसूस की और इसके कारण वो ये महसूस करते हैं कि इस राष्ट्र भावना में और इस राष्ट्रभाषा के प्रेम के बारे में कुछ न कुछ खलल पैदा होती है। वही राष्ट्रीय धारा में एक खड़खड़ाहट भी सुनाई देती है। आत्मगौरव और राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और इन सारी चीजों को जीवन से जोड़ने की जो एक बात होनी चाहिए, उसके बीच कहीं न कहीं थोड़ा सा अलगाव की स्थिति भाषा को लेकर मन में कई बार आती है। हमेशा हो ऐसा नहीं है, लेकिन कई हलकों में, कई जगहों पर इस प्रकार की स्थिति की खड़खड़ाहट हमें यदा कदा सुनाई पड़ती है। आजादी के इतने वर्षों बाद, लगभग 70-72 वर्षों बाद, हमारी अपनी भाषाओं की विकास प्रक्रिया बहुत अंधेरे में है। हम अपनी भाषा की प्रगति के लिए जितनी भावनात्मक तल्लीनता के साथ रहते हैं, व्यावसायिक जीवन में अनायास ही हम उसका समाधान नहीं कर पाते, वो उभरी चिंताओं को हम दूर नहीं कर पाते और इसीलिए हमें कई बार अपनी भाषा से भटकना पड़ता है, चाहे वो कोई भी अपनी मातृभाषा हो या तो हमारी राष्ट्रभाषा हो। हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा। वर्तमान में हमारे आकाशवाणी के माध्यम से 146 भाषाओं में प्रसारण होता है आज की तारीख में। इतनी भाषाओं में और इतनी बोलियों में और उपभाषाओं में 146 भाषाओं, उपभाषाओं और बोलियों में आकाशवाणी के माध्यम से प्रसारण होता है। 69 भाषाओं के माध्यम से स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। 58 ऐसी भाषाएं हैं या बोलियां हैं जो अभी विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रख्यात भाषा शास्त्री का ऐसा कहना है कि पूरे विश्व में 6000 भाषाएं आज बोली जाती हैं। इन 6000 भाषाओं में हर 2 हफ्ते में एक भाषा विलुप्त होती चली जा रही है, अन्य अन्य कारणों से। जब कोई एक भाषा विलुप्त होती है या कोई एक भाषा कम होती है हमारे इस पृथ्वी में से, तो ऐसा लगता है कि एक विचार करने की जो शक्ति है वो कमजोर होती जाती है। क्योंकि मनुष्य जो विचार करता है वो अपनी मातृभाषा में करता है और मातृभाषा में जिस प्रकार के विचार पल्लवित होते हैं, जिस प्रकार का अनुसंधान पल्लवित होता है, जिस प्रकार की शोध वृत्ति विकसित होती है, वो दूसरी भाषा में उतनी आसानी से नहीं हो पाती। और ऐसा मनोविज्ञान कहता है कि यदि हम अपनी मातृभाषा को छोड़कर
किसी और भाषा में अपना शिक्षण करते हैं, शिक्षा हासिल करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उस विद्यार्थी की उम्र लगभग 6 वर्ष पूरी ज्ञान हासिल करने तक कम हो जाती है, क्योंकि उसका अधिकांश हिस्सा उस भाषा की बारीकियों को, गहराइयों को और उसकी आंतरिकता को पहचानने में निकल जाती है। इसलिए ज्यादातर लोग ये दलील देते हैं कि यदि हम मातृभाषा में शिक्षा हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से विकास की प्रक्रिया, सीखने की, समझने की और किसी चीज को व्यक्त करने की वो ज्यादा प्रभावी होती है। भारत में विभिन्न शासकों द्वारा विभिन्न भाषाएं प्रयोग में लाई गई। जितने शासक हमारे देश में आए, उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में या कामकाज की भाषा के रूप में या कहें हम प्रयोजन के रूप में जो भाषा इस्तेमाल उन्होंने की, वो अलग अलग होती रही। विदेशी भाषाओं, उन्होंने अपनी भाषा को हमारे देश में यहाँ पर लाने की कोशिश ही नहीं, पूरी तरह से पुरजोर उन्होंने उस तरह की स्थापना भी की और इसका असर जन सामान्य पर हुआ। यह स्थिति हम आज अंग्रेजी के बारे में देख रहे हैं। हमारी क्षेत्रीय भाषाएं साहित्यिक भाषाएं हैं, सांस्कृतिक भाषाएं हैं, सामाजिक जीवन की भाषाएं हैं, लेकिन जैसे ही हम किसी कार्यालय में पहुंचते हैं, हम पाते हैं कि ये सारा कामकाज अंग्रेजी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे समन्वय की, हमारी संस्कृति की, हमारे सद्भाव की ये सारी भाषाएं थोड़ी पिछड़ जाती हैं और हम देखते हैं कि हमारी अपनी भाषाएं संस्कृति के रूप में, साहित्य के रूप में, कला के रूप में, संगीत के रूप में, गीत और कविता के रूप में या लोक कविता के रूप में, लोक संगीत के रूप में वो ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाई देती हैं। और इसी को अक्षुण्ण बनाने के लिए हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं और इन सारी भाषाओं के बीच जो एक तारतम्यता है, जो एक समन्वय है, जो आपसी संबंध है, उस आपसी संबंध को हम मजबूत करते हैं अनुवाद के माध्यम से। और यह अनुवाद हमारे साहित्यिक आदान प्रदान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, अनुवाद अदा करता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग साहित्य रचा जा रहा है। हर प्रदेश की अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपनी समस्याएं भी हैं और अपना लोकाचार भी है। इन सब चीजों को, उनकी अपनी समस्याएं भी हैं, उन समस्याओं को हम साहित्य के आईने में परिलक्षित होते हुए देखते हैं। और यदि उस बात को, दूसरे प्रदेशों की बात को हमको सीखना, समझना है, तो हमें हर भाषा हम नहीं सीख सकते, या कई लोग सीख सकते हैं, बहुभाषी हो सकते हैं, लेकिन आम जन ऐसा नहीं कर सकता। उसे अनुवाद के माध्यम से दूसरी भाषाओं तक अपनी जो रुचि है, जिज्ञासा है, उसको पहुंचाना होता है। इसलिए पाठक अन्य भाषाओं की सृजनात्मकता से परिचित होने के लिए और एक ऐसी भाषा की तलाश करता है जो केंद्र में हो, और वो केंद्र की भाषा मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदी है। यदि तमिल से कोई हिंदी में अनुवाद आता है तो कोई बांग्ला भाषी बड़े आसानी से उसका अनुवाद बंगाली में कर सकता है, बांग्ला में कर सकता है। डोगरी से यदि कोई चीज आती है और उसका अनुवाद यदि हिंदी में होता है तो बड़े आसानी से कन्नड़ में उसका अनुवाद हो सकता है। तो हिंदी इस प्रकार हम देखते हैं कि केंद्र की भाषा है, सभी भाषाओं के बीच एक समन्वय की भाषा है, और वह एक ऐसी भाषा है जो सारी भाषाओं को अपने भीतर जोड़कर रखने की पूरी क्षमता रखती है। हम देखते हैं कि बहुसंख्य पाठकों को इन भाषाओं के साथ शामिल होने में बहुत कभी कभी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तुलनात्मक रूप से हिंदी से क्षेत्रीय भाषाओं में जाने वाला साहित्य कम दिखाई देता है। यदि हम दूसरी तरफ से इसका विचार करते हैं तो तमाम भारतीय भाषाओं से अनुवाद के माध्यम से साहित्य हिंदी में आता है।
लेकिन ऐसा कम देखने में आया है कि हिंदी से भारतीय भाषाओं में साहित्य जा रहा है। इसके दो कारण मुझे महसूस होते हैं। एक, बहुत सारे प्रांत ऐसे हैं हिंदी के निकट जो हैं, जैसे डोगरी है या मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, राजस्थानी है। ये ऐसी भाषाएं हैं जहां पर हिंदी भी अच्छी तरह से लिखी, बोली और पढ़ी जाती है। इसलिए अलग से अनुवाद के माध्यम से जाने की आवश्यकता कम महसूस होती है। दक्षिण की जो 4 भाषाएं हैं, इन भाषाओं में भी, इन भाषाओं को जानने वाले लोग भी हिंदी के करीब हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि शायद हिंदी जानने समझने वाले लोगों की संख्या बहुत बड़ी होने की वजह से हिंदी से बहुत सारा साहित्य दूसरी भाषाओं में कम जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन प्रादेशिक भाषाओं से, क्षेत्रीय भाषाओं से, प्रांतीय भाषाओं से बड़ी मात्रा में साहित्य हिंदी में आता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि जब ये चारों तरफ से हिंदी में कोई साहित्य आता है तो वो भारत की दूसरी भाषाओं में बड़े आसानी से जा सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैंने अपनी बात तो कहना उचित नहीं लगता, लेकिन ये उदाहरण सामयिक और अनुभव जन्य है, इसलिए कहने में मुझे संकोच भी नहीं हो रहा है। मैंने दया पवार की आत्मकथा का अनुवाद हिंदी में किया, उसकी बहुत चर्चा हुई और चारों तरफ उस पुस्तक के बारे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई विषय निकलता, कोई ना कोई चर्चा होती। दया पवार ने ही मुझे बताया कि 2 साल के भीतर हिंदी माध्यम से लगभग 7 भारतीय भाषाओं में उस पुस्तक का अनुवाद हुआ। कहने का मतलब यह है कि हिंदी ऐसे केंद्र में है जो सभी भाषाओं को आपस में जोड़ भी सकती है और हिंदी के माध्यम से तमाम भाषाओं में दूसरी भाषाओं का साहित्य जा सकता है। तो ये केंद्र की भाषा है। उन्होंने ये भी कहा कि आपने मुझे मराठी की झील से निकालकर हिंदी के समुद्र में पहुंचाया और इसी का एक परिणाम हुआ कि पद्मश्री की उपाधि तक मेरे पास चलकर आ गई। अन्यथा मैं मराठी का ही एक महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं साहित्यकार के रूप में महाराष्ट्र की सीमाओं तक ही जाना जाता, लेकिन उस सीमा को दूर करने में हिंदी ने मदद की। तो इस प्रकार बहुत सारी बातें आज हमारे सामने भाषाओं के अंतर संबंध के बारे में है। एक दूसरी बात भी मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा, क्योंकि हम अधिकांश लोग शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विद्यार्थी तैयार करते हैं और ये शिक्षा जो है जब रोजी रोटी का माध्यम बनेगी तब उसका उपयोग और आगे अच्छी तरह से हो सकता है। अभी शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ज्यादातर है और वो रोजी रोटी का माध्यम भी है। हालांकि उच्च स्तर पर अभी जो परीक्षाएं होती हैं उनमें हिंदी का विकल्प दिया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारी रुकावटें हमें लगता है। एक बात और महसूस होती है कि अंग्रेजी का अस्तित्व ज्यादा है, हमारी अपनी भाषाओं की अस्मिता ज्यादा है। तो इस व्यवहारिक अस्तित्व और भावनात्मक अस्मिता के बीच जितनी दूरी कम होगी उतनी हमारी भाषाएं और सशक्त हो सकती हैं। व्यवहारिक रूप में, कार्यालयीन रूप में, कामकाज के रूप में, रोजी रोटी के रूप में और तमाम स्पर्धा के परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए वो हमारी मदद कर सकती है। हालांकि आज यूपीएससी में इस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से आत्मसात करने वालों की संख्या उतनी नहीं है जितनी अपेक्षा उसमें की जाती है। इसमें स्वयं प्रकाश जैसे एक बड़े चिंतक ने एक बात कही है जो मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा। यदि केवल कोसने से ही किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो हिंदी के कवि, लेखक, प्राध्यापक, अध्यापक, पत्रकार अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में न भेजते और न हिंदी भाषी व्यापारी अपने पत्र शीर्ष, रसीद, बिल बीजक, निमंत्रण पत्र
आदि अंग्रेजी में छपवाते। ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की। न किसी दुकान, कंपनी, फर्म, संस्थान का कोई बोर्ड अंग्रेजी में दिखाई देता। तो ये जो एक सामाजिक दबाव है हमारे ऊपर अंग्रेजी का, और उसका भी असर हमारी अपनी भाषाओं पर होता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप। तो उसमें अपनी भाषाओं को विकसित करने के लिए जब तक हमारे भीतर ही शिक्षा को लेकर, रोजी रोटी को लेकर, सामाजिक हैसियत को लेकर, राजनीतिक स्थिति को लेकर जब इस प्रकार का एक आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक हमारी भाषाओं को इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हम देखते हैं कि बहुत से राज्यों में अपनी अपनी भाषाओं से लोग चुनकर विधानसभा, तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि वहां पर मातृभाषा का इस्तेमाल काफी मात्रा में होता है, लेकिन जब यही लोग संसद में पहुंच जाते हैं तो अधिकांश लोगों का वक्तव्य जो है वो अंग्रेजी में देना वो या तो सुविधाजनक पाते हैं, या प्रभावपूर्ण पाते हैं, या ऐसा करना उनके लिए मनोवैज्ञानिक रूप से ज्यादा मजबूती की ओर आकर्षित करता है। जबकि हमारे देश की संसद में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आप यदि हिंदी में भी बोलते हैं तो आपको अंग्रेजी में उसका अनुवाद उपलब्ध होता है। तो ये सारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारण है हमारी भाषाओं के बीच थोड़े से अवरोध के रूप में। इसको लेकर बहुत सारी बातें मैंने देखा है अपने 30 वर्षों के सेवा के काल में कि लोग किस प्रकार दूसरी भाषा माने अंग्रेजी के दबाव तले हैं और अपनी भाषा के बारे में किस प्रकार थोड़े से हीन भावना से ग्रस्त होते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं, पर मैं आज उसको यहाँ न लेकर मैं ये देखना स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि मनोरंजन की दुनिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई व्यवधान, कोई रुकावट हमको दिखाई नहीं देती। मनोरंजन की दुनिया पूरे देश में, चाहे दक्षिण के चारों राज्यों में कितनी भी फिल्में बने, वो राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के माध्यम से आती। मैं आज विशेष रूप से क्षमा चाहूंगा आप सब लोगों से, क्योंकि पिछले 2 दिन से गले में थोड़ी तकलीफ है और जितना ज्यादा बोलता हूं उतनी खराश पैदा होती है और फिर आप लोगों को व्यवधान का सामना करना पड़ता है। आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर की दुनिया में हिंदी और भारतीय भाषाओं का समावेश बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है, हो चुका है। तमाम तरह के इंटरनेट पर उनकी साइट है, उनके पोर्टल है, ब्लॉग है, ये सारे भारतीय भाषाओं और हिंदी में आने शुरू हो गए हैं। शब्दकोश की उपस्थिति हमारे सामने आ गई है और कुछ कठिनाइयां हैं, फिर भी गूगल जैसी जगह में तमाम तरह की बातें उसमें हैं। ये सब आने से पहले और अभी भी एक बात मैं यहाँ पर विशेष रूप से देना चाहूंगा कि पुणे में एक सीडैक नाम की एक संस्था है। उस सीडैक ने, जो कि इलेक्ट्रॉनिकी विभाग भारत सरकार का ही एक बड़ी स्थापना है यहाँ का, और उन्होंने इस प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाए हैं। मंत्र नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो अनुवाद करता है, मंत्र के माध्यम से अनुवाद कर सकते हैं। वाचांतर नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें यदि कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बोल रहा है तो तत्काल उसका हिंदी में टाइपिंग होता चला जाता है अनुवाद करते हुए। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें अभी ये आए हैं। एक आशुलिपि है जो हम अभी यदि बोल रहे हैं हिंदी में और उसको तत्काल कंप्यूटर में वो सॉफ्टवेयर टाइप करता चला जाता है। जहां कहीं भी थोड़े संपादन की आवश्यकता है, कहीं कोई एक आध अक्षर ठीक करने की आवश्यकता है, वो उसको हम अपने संपादन के माध्यम से हम उसका एडिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारी नई सुविधाएं आई हैं और उन नई सुविधाओं के माध्यम से भी हम अपनी भाषा को आगे बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं। कंप्यूटर अब कोई नई बात नहीं रही। मुझे एक बात याद आती है और वो कहने से मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। जो शुरू में जब कंप्यूटर आए तो हमारे जैसे 11,000 कर्मचारियों वाली संस्था, जिसके केंद्रीय कार्यालय में लगभग 1,500-2 हजार लोग काम करते थे, और कंप्यूटर का आगमन हुआ। कंप्यूटर का जब आगमन हुआ, ये 20-22 साल पुरानी बात है, या 25 साल भी हो गए होंगे।
तो कंप्यूटर के अधिकारी केवल 2 हुआ करते थे और दूसरी जगह दूसरी तरफ 2000 लोग वहां काम कर रहे हैं। जब वो कंप्यूटर नया नया आया तो सबके लिए एक आकर्षण का विषय था और कुतूहल थी, जिज्ञासा थी कि ये कैसे काम करता है, कैसे तत्काल वो रिसीव करता है, भेजता है, परिवर्तन कर सकते हैं। उसके पहले इलेक्ट्रिक टाइपराइटर आया था, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर आया था, लेकिन ये तो बिल्कुल ही अलग बात होगी। ऐसी स्थिति में जब वो 2 लोग आए तो उनको एसी के कमरे दिए गए और एक ही जगह पर केवल कंप्यूटर था। उन्होंने उस कमरे के बाहर एक तख्ती लगाई, उस तख्ती में लिखा था कि जूते यहां उतारिए। उनका कहना था कि जूते पहनकर यदि अंदर जाते हैं तो ये जो धूल धक्कड़ है उससे कंप्यूटर खराब हो सकता है। आज हम देखते हैं 20, 22, 25 साल के बाद कि कितना बदल गया है सारा। घर घर लैपटॉप आ गए हैं, सड़कों पर कंप्यूटर काम कर रहे हैं और ये जो जूते बाहर निकाले जाते थे, आज जूतों की दुकान में कंप्यूटर बैठा हुआ और कंप्यूटर पर काम हो रहा है। तो ये समय का फेर है, समय हमेशा बदलता रहता है। तो ये जो स्थितियां हैं, भाषा के बारे में भी हमें पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहिए, आश्वस्त हैं हम लोग कि हमारी भाषा एक दिन शीर्ष पर, राजकाज में, हमारे दैनिक व्यवहार में और सभी तरफ इस्तेमाल की जाएगी। हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामने जो मुख्य समस्या आज है वो है तकनीक, औद्योगिक, वैज्ञानिक, इन सब चीजों से जुड़े हुए शब्द की कमी हम कभी कभी महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि तमाम क्षेत्रों से इन तकनीकी शब्दों के अनुवाद के प्रयास और प्रति शब्द बनाने की कोशिश निरंतर हो रही है। भारत सरकार ने वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की है और इस प्रकार उससे जुड़े जितने भी शब्द हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द, उन शब्दों के प्रति शब्द या समानार्थी शब्द देने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। दूसरी एक बात और मैं अंतर संबंध के बारे में कहना चाहूंगा कि जो भाषा जीवित होगी उसमें निरंतर प्रयोग होते रहते हैं और प्रयोग के साथ परिवर्तन होते रहते हैं। जो भाषा में, जिस भाषा में जितनी लोच होगी, दूसरी भाषा और शब्दों को समा लेने की ताकत होगी, वो भाषा उतनी ज्यादा संपन्न होती। हमें बीच बीच में अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन शब्दों को, जैसे मोबाइल है, मोबाइल का हम रोज उपयोग करते हैं और यदि उसके लिए हम यदि शब्द बनाते हैं, मराठी में बनाया गया एक शब्द, उसको कहा गया भ्रमण ध्वनि। अब ऐसे जो शब्द आते हैं वो समाज में चल नहीं पाते क्योंकि वो पूरी तरह से अपनाए नहीं जाते हैं। शब्द जो हैं किसी भी भाषा के, ये सिक्के की तरह होते हैं। जिस प्रकार नोट बदले जाते हैं, तत्काल हमको दूसरे नोट की पहचान हो जाती है, शब्दों का भी ऐसा ही है। शब्द यदि उस तरह के उपयोग में आता है तो निश्चित रूप से वो अपना लिया जाता है, अपनाना चाहिए। तो मोबाइल यदि मोबाइल ही है तो मुझे लगता है कि पर्याप्त है। हम देखते हैं कि एक लंबे समय तक हमारी पहली पीढ़ी ने टेबल को मेज कहा और कई कहानियों में, उपन्यासों में, अखबारों में, समाचार पत्रों में मेज शब्द का चलन हुआ। लेकिन कालांतर में पता नहीं कब मेज का रूपांतर फिर से टेबल में हो गया। तो इस प्रकार जो भाषा की यात्रा है, वो भाषा की यात्रा निरंतर चलती रहती है और पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे अब पेन है, कोई भी नहीं कहेगा कि कलम से लिखिए, आप कहेंगे पेन से लिखिए। तो ये जो प्रवेश कर जाते हैं शब्द हमारी भाषाओं में, चाहे वो प्रांतीय हो, चाहे हिंदी हो, ये इस प्रकार जाते हैं। अंग्रेजी और तमाम दुनिया के दूसरे देशों में भी हमारे ऐसे शब्द गए हैं और उन शब्दों के माध्यम से उन्होंने अपने आप को संपन्न कहे भाषा के रूप में। जैसे
कुछ शब्द हमने दिए, कभी हंसी मजाक के तौर पर भी हम लोग कहते हैं कि हमने जो शब्द दिए वो हैं बंद, हड़ताल, जो शब्द थोड़े से नकारात्मक हैं। लेकिन पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक नया शब्द लिया, पंडित, जो स्कॉलर से भी आगे है, जिसको जीवन के तमाम शब्दों से जानकारी है, तमाम चीजों की जानकारी, तमाम बातों की जानकारी, वो पंडित है। कुछ का परिवर्तन हो गया है अंग्रेजी में, जैसे करिश्मा शब्द है, उसको चरिश्मा के रूप में यदि वहां पर लिया। ऐसे मेरा कहने का मतलब यह है कि तमाम तरह की भाषाएं दूसरे शब्दों को लेती हैं, हम भी दूसरे शब्दों को लेते हैं और अपनी भाषा को संपन्न करते हैं। विज्ञापन के क्षेत्र में तमाम तरह के ऐसे प्रयोग किए जाते रहे। हम देखते हैं कि जीवित भाषा निरंतर एक चलने वाली दीर्घकालीन प्रक्रिया है। तमाम तरह की कहावतें, मुहावरे, इसका इस्तेमाल जीवित भाषा करती रहती है और उस प्रकार वो अपने आप को मांझते हुए आगे जाती है। और इन सारी चीजों में जब हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा में भी बहुत सारी बातें आती हैं। मैं दूसरे माने समय बहुत तेजी से भाग रहा है और पता नहीं मैं उसको साध पाऊंगा कि नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आज यदि हम साहित्य की बात करें तो हम देखते हैं कि अमृता प्रीतम केवल पंजाबी की लेखिका नहीं है। वे जब लिखती थी, जब थी इस दुनिया में, तब दोनों बातें एक साथ प्रकाशित होती थी, पंजाबी और हिंदी। कोई कह ही नहीं सकता कि अमृता प्रीतम हिंदी की लेखिका नहीं है। वो पंजाबी और हिंदी में समान रूप से आती रही। इतना ही नहीं, वो तमाम भारतीय भाषाओं में उनका साहित्य गया, क्योंकि उन्होंने लोगों की बात कही। जो जिस समाज, जीवित समाज की बात जो लेखक करेगा, उसका लेखन, उसका साहित्य, उसका वक्तव्य तमाम भारतीय भाषाओं में निरंतर जाता रहता है। शरद चंद्र का यदि देवदास है, जिस पर केवल हिंदी में अब तक 11 फिल्में बनी, शायद ही कोई भाषा भारत में होगी जिसमें शरद चंद्र का अनुवाद न आया हो। ये हमारे भीतर के अंतर संबंध है। हिंदी से बहुत सारी चीजें बंगला में, मराठी में आई। जैसे यदि मैं कुछ लेखकों का उदाहरण देना चाहूं कि मोहन राकेश का आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये मराठी के व्यवसायिक रंगमंच पर भी उतने ही सफलता के साथ हो चले। और मराठी का रंगमंच बहुत सशक्त है। विजय तेंदुलकर का नाम यदि हम लेते हैं तो पाते हैं कि विजय तेंदुलकर का एक भी नाटक ऐसा नहीं है जो हिंदी में नहीं गया। और हिंदी के माध्यम से तमाम भारतीय भाषाओं में उस नाटक ने अपने मंच पे अपनी एक विशिष्टता, एक विशिष्ट जगह बनाई। यदि हम गिरीश कर्नाड की बात करते हैं तो उनके नाटक हिंदी में भी आए, हिंदी में भी खेले गए, मराठी में भी आए, बंगला में भी गए। इस तरह तमाम ऐसे लेखक जिन्होंने लोगों के जीवन को छुआ, जिन्होंने लोगों के मन की बात कही, वो किसी भी भाषा में आने के बाद वो पूरे देश में बहुत आसानी से फैलती चली। यदि हम भैरप्पा को देखते हैं तो भैरप्पा की एक भी पुस्तक ऐसी नहीं है जिसका मराठी में अनुवाद नहीं हुआ। उमा कुलकर्णी नाम की एक अनुवादक हैं, पुणे की ही है। उन्होंने भैरप्पा का पूरा साहित्य हिंदी में लाया है और ऐसा लगता है कि भैरप्पा कन्नड़ के नहीं, वो मराठी के ही साहित्यकार। एक विलास गीते नाम के एक सज्जन हैं, उन्होंने सत्यजीत राय की सारी पुस्तकों के अनुवाद का कॉपीराइट हासिल कर लिया है और वे अपनी सुविधानुसार सत्यजीत रे को पूरी तरह से मराठी में लाने का उन्होंने एक संकल्प किया है। वो अपना काम कर रहे हैं। ऐसे तमाम बाल शौरी रेड्डी जैसे व्यक्ति रहे जिन्होंने
चंदा मामा का एक संपादन किया, लंबे समय तक किया, ताउम्र किया, जिनकी मातृभाषा तेलुगु रही, जो चेन्नई में बैठकर काम करते थे, और चंदा मामा 14 भाषाओं में प्रकाशित होता रहा। तो हमारे विभिन्न भाषाओं के जो अंतर संबंध है, जो जड़ें हैं, वो आपस में जुड़ी हुई, हमको ऐसा दिखाई देता है पेड़ के रूप में कि वे अलग अलग प्रदेशों में कभी तमिल, कभी तेलुगु, कभी कन्नड़, मराठी, गुजराती और तमाम बंगला और असमिया भाषा में हैं, उड़िया में हैं, लेकिन उनकी जो जड़ें हैं भीतर, जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, उनका अंतर संबंध इतना गहरा है कि जो हमारी समस्याएं हैं मैं बार बार क्षमा मांग रहा हूं आप लोगों से, वो भीतर बहुत जुड़ी हुई हैं हमारी जड़ें। आज हम देखते हैं कि हम ये कार्यक्रम ऑनलाइन कर रहे हैं। कोविड की वजह से सारी दुनिया ठहर गई, और इस ठहरी हुई दुनिया में साहित्यकार जिस प्रकार का सोच रहा, तरह तरह के मनोवैज्ञानिक स्थितियां उनके भीतर पैदा हो, वो केवल मराठी में नहीं पैदा हो रही, वो केवल महाराष्ट्र में नहीं पैदा हो रही, वो केवल पूना में नहीं पैदा हो रही, ये स्थिति पूरे देश, पूरे राष्ट्र में है, या हम कहें कि यह वैश्विक स्थिति। इस स्थिति को कोई यदि शब्दबद्ध कर रहा है, चाहे इसकी भयावहता हो, चाहे मृत्यु का डर हो, चाहे इससे मनोवैज्ञानिक असर हो रहा हो लोगों के मस्तिष्क पर, क्योंकि कोई ठोस दवाई इस पर नहीं है, केवल परहेज और सावधानी ही इस पर है। ऐसी स्थिति में यदि कोई लेखक किसी कोने में बैठकर सोच रहा है, किसी व्यक्ति पर, किसी समाज पर, किसी प्रदेश पर, किसी भाषा पर यदि इसका असर हुआ हो, तो उसको यदि कोई लेखक लिख रहा है, तो आवश्यक है और सहज भी है, स्वाभाविक भी है कि उसका जो परिणाम है, उसकी जो जड़ें हैं, वो सारी भाषाओं में। तो जब ये अंतर संबंध सारी भाषाओं की समस्या का एक है, तो अनुवाद के माध्यम से यदि हम दूसरी भाषा में इसका रूपांतर करते हैं, तो पाठक को ऐसा लगता है कि ये उसी की बात है। तो इस तरह सभी भाषाओं के बीच एक अंतर संबंध बहुत गहरे होता है। मैं कुछ उदाहरण पुराने देना चाहता था, समय बहुत तेजी से भाग रहा है। अब देखिए कि एक रामायण नाम का ग्रंथ है। अब रामायण नाम के ग्रंथ का केवल अनुवाद नहीं हुआ है, बल्कि अलग अलग भाषाओं में मूल रूप से लोगों ने उस रामायण को लिखा है। कथा एक हो सकती है, लेकिन उसका बयान, उसका निरूपण, उसका रूपांतर नहीं कहूंगा मैं, उसका तरीका, बयान करने का जो तरीका है, वो अलग अलग भाषाओं में अलग अलग हुआ। और जब अलग अलग भाषाओं में होता रहा, तब उसमें नई नई घटनाएं जुड़ी, नई नई उपकथाएं जुड़ी, और इस प्रकार मूल रामायण का अस्तित्व सामने रखकर कई लेखकों ने नए नए आयाम से उसको दिया। जैसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं, जैसे वेद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है। ये दर्शन के क्षेत्र की जो चीजें हैं, वो आगे बहुत बढ़ती गई, और इसके लिए उड़िया में वो दंडी रामायण के रूप में आई। दांडी रामायण और जगमोहन रामायण के रूप में वो उड़िया में रही। तेलुगु में रंगनाथ रामायण के रूप में, बांग्ला में कृतिवास रामायण के रूप में, असमिया में माधव कांडली रूप में, मलयालम में आध्यात्म रामायण के रूप में, हिंदी में तुलसी रामायण के रूप में, मराठी में एकनाथ का भावार्थ रामायण के रूप में, तमिल में कंब रामायण के रूप में, कन्नड़ में कुमुदेंदु रामायण के रूप में,
गुजराती में तुलसीकृत रामायण के रूप में 17वीं शताब्दी में, इस प्रकार के एक रामायण कश्मीरी में रामावतार चरित के रूप में, और इतने ये सब होते हुए रामायण के 300 संस्करण निकले हैं। तो एक राम कथा ने जो आध्यात्म भी है, जो ईश्वरीय भी है, और वो हमको जीवन का एक व्याकरण भी देता है। केवल वो कीर्तन करने तक सीमित नहीं है। भाई के संबंध, परिवार का दायित्व, राज्य का दायित्व और एक श्रेष्ठ पुरुषार्थ व्यक्त करने वाली जो भावना है, उसकी जड़ें इस पुस्तक में हैं। और हम देखते हैं कि तमाम इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में, और ये अलग अलग रामायण रचे गए और इनके 300 संस्करण निकले, लेकिन इसके बीच का जो मुख्य स्तंभ है जीवन का, वो बरकरार रहा। तो ये जो भाषाओं का अंतर संबंध है, जब एक कोई भाषा तैयार होती है और उस भाषा का साहित्य बनता है और उसमें यदि जन भावना का समावेश अच्छी तरह से हुआ है, तो ऐसी पुस्तक, ऐसी कृति, ऐसा साहित्य, चाहे वो कविता हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, ये दूसरे प्रांतों में बहुत अच्छी तरह दूसरी भाषाओं में प्रवेश करते हैं। और उसका कारण यही है कि हमारे भीतर की सोच राष्ट्रीय स्तर पर एक है, सांस्कृतिक स्तर पर हम एक हैं, सामाजिक स्तर पर हमारी जो चिंताएं हैं वो समान हैं, और इसीलिए इस प्रकार की स्थिति हमारे सामने होती है। तो आज इतनी विविध भाषाएं हमारे सामने हैं, बावजूद इसके हमारे अंतर संबंध इतने ताकतवर हैं, इतने मजबूत हैं कि हमारी भाषाएं एक दूसरे के साथ आगे बढ़कर नए प्रदेश में जाकर नई बात कहें या दूसरे प्रदेश की बात वहां पर पहुंचाते हैं। एक छोटा सा अंतिम उदाहरण देकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि समय के साथ सारी बातें होनी चाहिए। दुनिया में ऐसा किसी भाषा ने नहीं सोचना चाहिए कि मैं परिपूर्ण हूं। जिस प्रकार मनुष्य में एक आधा अधूरापन होता है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरी तरह से परिपूर्ण है, तो वो ईश्वर की श्रेणी में चला जाता है। भाषाओं के बारे में भी ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी भाषा हर समय काल में, ये महत्वपूर्ण है, हर समय काल में परिपूर्ण हो यह आवश्यक नहीं है। समय निरंतर बदलता रहता है, उसकी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं, उसके अनुसंधान और भौतिक स्थितियां बदलती रहती हैं। अब अभी तो हम देख रहे हैं कि आबो हवा भी बदल रही है, मौसम भी बदल रहे हैं, और इस प्रकार की जो महामारियां आ रही हैं वो आदमी को बदल रही है। ऐसी स्थिति में किसी भी भाषा में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमें एक दूसरे की भाषा से कुछ लेते हुए, जोड़ते हुए हमको अपनी यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए। दुनिया का जो सबसे बड़ा आविष्कार हुआ वो था गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार, कि कोई भी चीज ऊपर से जब हम छोड़ते हैं तो नीचे क्यों गिरती है। लॉ ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने बनाया। न्यूटन अंग्रेज थे और उन्होंने ये अनुसंधान किया और दुनिया को एक नई थियरी दी, लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसके प्रीफेस में न्यूटन ने लिखा है कि अंग्रेज मुझे माफ करेंगे, मेरी मातृभाषा अंग्रेजी होने के बावजूद जो दृष्टि वैज्ञानिक रूप से मैं दुनिया को देना चाहता हूं, उसके लिए जिस प्रकार की शब्दावली की आवश्यकता है वो अंग्रेजी में न होने के कारण मैंने यह थियरी फ्रेंच में लिखी। माफी मांगी उन्होंने अपने अंग्रेज समुदाय से। और न्यूटन के जाने के बाद, इस संसार से जाने के बाद, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और उस अंग्रेजी के अनुवाद के माध्यम से हमारे देश में गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के रूप में उसने प्रवेश किया। तो इस प्रकार जो वैज्ञानिक या तकनीकी कंप्यूटर के क्षेत्र में जितनी स्थितियां बनती हैं, विज्ञान के क्षेत्र में जितनी स्थितियां बनती हैं,
वो यदि किसी एक देश में उसका अनुसंधान और शोध होता है तो वो अपनी भाषा में, या इस प्रकार न्यूटन की तरह जिसमें ज्यादा महारत या उस भाषा में ज्यादा तकनीकी शब्द हैं, उसमें वो खोजता है और सारी दुनिया उस भाषा में उस चीज को समझने की कोशिश करती है। हमें भी सांस्कृतिक रूप में जो जो चुनौतियां हमारे देश में हैं, राजनीतिक रूप में हैं, सामाजिक रूप में हैं, तमाम तरह की स्थितियां हमारे भीतर आती रहती हैं मनोवेग के रूप में, उन सब को कोई साहित्यकार, कोई लेखक, कोई चिंतक, कोई दर्शन शास्त्री उसको महसूस करता है और वो कागज पर या अक्षरबद्ध करता है, और फिर बाद में दूसरी भाषाओं में वो धीरे धीरे वो प्रवेश पाती है और दूसरी भाषा के लोग भी उसको अपना लेते हैं, और इस प्रकार दुनिया की संस्कृति एक दूसरे से संवाद करती है, एक दूसरे से मिलती है, और इस प्रकार भाषा की यात्रा निरंतर चलती रहती है। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी भारतीय भाषाओं के बीच एक सांस्कृतिक एकता है, एक राष्ट्रीय एकता है, एक सामाजिक एकता है, और एक और एकता भी है और दूसरी तरफ चुनौतियां भी है। हम इन दोनों चीजों को अपनाते हुए, चुनौतियों से जूझते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आदान प्रदान के माध्यम से हम एक नई स्थिति को हासिल करते हैं। वी.स. खांडेकर एक ऐसे लेखक है मराठी के जिसको तमिल भाषी अपना लेखक मानते हैं, गुजराती भाषी अपना लेखक मानते हैं। इतना ज्यादा समसामयिक चीजों में मन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। आनंद मठ में वंदे मातरम यदि कहा जाता है तो तमिल में महाकवि सुब्रमण्यन ने जिस प्रकार उसका अनुवाद उसी लय और धुन में किया कि ऐसा लगता है कि ये तमिल की ही रचना है। तो जो सशक्तता अनुवाद में होनी चाहिए, अनुवादक में होनी चाहिए। दो संस्कृतियों को, दो भाषाओं को, दो स्थितियों को पहचानने की जितनी हैसियत कहना चाहिए, या ताकत कहें, या उसकी प्रतिभा कहें, उसका कौशल कहें, उतना ज्यादा वो दूसरी भाषा में भी अपने आप को बिल्कुल सहज स्वाभाविक कृति के रूप में वो प्रवेश करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छी तारतम्यता है और बहुत अच्छे अंतर संबंध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गंगा कावेरी को, तिवारी जी को, डॉक्टर मंजुनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आभार व्यक्त करना चाहूंगा आप दोनों संस्थाओं के प्रति कि आपने मुझे कुछ कहने का यहाँ अवसर प्रदान किया और इस नए मुहिम के साथ जुड़ने का एक अवसर भी प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में अत्यंत महत्वपूर्ण जो 34वां व्याख्यान भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध। अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए मंजुनाथ जी। हाँ सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ सर। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? मंजुनाथ जी, आपका आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी सर आवाज नहीं आ रही। हमें सुनाई पड़ रही है। हमें लग रहा है कि या तो नेटवर्क की कुछ वहां समस्या होगी। हाँ। तो मित्रों, यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का ये 34वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हमारे बहुत व्यस्तता के बावजूद भी हमारे साथ व्याख्यान देने हेतु जुड़े हुए थे और अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान आदरणीय डॉक्टर दामोदर खड़से जी ने हमारे साथ जो प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए मैं अपने कॉलेज और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और मंगलुरु विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ की ओर से मैं सर का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, जैसे कि आप सभी जानते हैं,
यह अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, भारतीय भाषाओं का अंतर संबंध। आज के व्याख्यान के संबंध में अगर कोई इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपकी कोई जिज्ञासा हो या सवाल हो, संदेह हो, आप इस पटल पर अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। क्योंकि बहुत व्यस्तता के बावजूद सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी 6:30 बजे को उनका कनाडा के एक जो ऑनलाइन में उनका इंटरव्यू का कार्यक्रम है, तो उसमें उनको जाना है। तो इसीलिए सभी मित्रों से निवेदन है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं आज के वक्तव्य के संबंध में, अपनी जिज्ञासा इस पटल पर प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप अपना माइक्रोफोन ऑन कीजिए, मतलब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। लगता है तो कोई जिज्ञासा या सवाल नहीं है। तिवारी जी? जी सर से एक जिज्ञासा मेरी है, मैं पूछ लेता हूँ। सर को आवाज मेरी सुनाई पड़ रही है? जी जी। हाँ सर, एक अद्भुत व्याख्यान के लिए पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और यह संभव करने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस एम मंजुनाथ जी को भी धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। सर, जो भाषाओं का किसी का, अच्छा आवाज है, भाषाओं का जो वर्गीकरण है भाषा शास्त्र की दृष्टि से, जिसे लेकर भारत से लेकर जर्मनी और यूरोप तक की भाषाओं को इंडो यूरोपियन लैंग्वेज फैमिली में समाहित किया गया है, और दक्षिण भारत की भाषाओं को द्रविड़ भाषाओं में या द्रविड़ परिवार की भाषाओं में विद्वानों ने समाहित किया है, जिस पर काल्डवेल ने सबसे प्रामाणिक काम पहली बार किया था। बाद में और काम हुए होंगे, मेरी जानकारी में उतरे नहीं हैं। तो मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपका जो लेखन है वो बहुत विस्तृत है, उसका एक बृहत्तर संदर्भ है, कि ये जो भाषाओं का पारिवारिक वर्गीकरण है, इसमें अंग्रेजों की कोई विभाजनकारी स्थिति तो काम नहीं कर रही थी। ये इसको लेकर, जैसे शब्द संपदा की दृष्टि से देखते हैं तो द्रविड़ परिवार में जो भाषाएं हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो या कोंकणी हो, तो उनमें ढेर सारे शब्द इधर की भाषाओं के, खास करके संस्कृत के हैं। तो ये जो पारिवारिक वर्गीकरण है, ये इसे आप क्या कहेंगे सर? ये पूरी तरह से प्रामाणिक है या इसमें कुछ ऐसी शोध की गुंजाइश भी है? मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की जो मातृभाषा है, यानी मदर टंग नहीं, मदर लैंग्वेज, वो तो संस्कृत है, और उस संस्कृत में से ही ये सारी भाषाएं निकली हैं, और उसके साथ लिपियां बदलती गई। अब उसका वो अनुसंधान करने का विषय है कि ये लिपियों की इजाद कैसे हुई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से कि जहां तक भाषा का सवाल है, वो संस्कृत में से ही सारी भाषाएं निकली हैं, और मुझे लगता है कि दक्षिण की भाषाओं में भी संस्कृत की बहुलता है, मराठी में भी है। संयोग से मराठी और हिंदी या संस्कृत की लिपि एक है, और बाकी जितने भी दक्षिण के आप जितनी 5 भाषाएं गिनाए, उन भाषाओं को यदि छोड़ें तो बाकी की लिपियां लगभग मिलती जुलती हैं। फिर वो गुजराती की हो, मराठी की तो वही है, फिर उड़िया की है, फिर असमिया है, फिर बंगला है, या गुरुमुखी है, ये मिलती जुलती है। अब इसका क्या कारण होना चाहिए,
ये तो भाषा शास्त्री ही बता सकते हैं। पर मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि ये सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं और इनकी लिपियां अलग अलग होती गई वहां के संस्कारों के माध्यम से, और उस तरह से उन भाषाओं का बाद में भाषा शास्त्रियों ने विभाजन किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। पर मैं आधिकारिक रूप से इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं रखता। मैंने अपनी जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद तिवारी जी प्रश्न पूछने के लिए। तो सर को अभी 6:30 बजे और एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तो जो प्रश्नोत्तर जो कुछ भी हो हम यही समाप्त करते हैं। और मैं अपने कॉलेज पॉम्पे कॉलेज एकड़ा मंगलूर कर्नाटक और मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश की ओर से जो आदरणीय आज के वक्ता जो है डॉक्टर दामोदर खड़से जी, इनका हृदय से और डॉक्टर मंजुनाथ जी, मैं क्षमा चाहता हूँ बीच में बोलने के लिए। हाँ हाँ, मगर सर को अभी नमस्कार। मैं ठीक है, मैं समझ रहा हूँ उनकी व्यस्तता, अभी 12 मिनट है लगभग। हाँ सर, तो 1 मिनट मैं चाहता हूँ कि मैं भी ले लूँ। हाँ हाँ सर, पूछ लीजिए। आदरणीय खड़से जी को सादर प्रणाम। जी नमस्कार। बड़ा अच्छा लगा आपका व्याख्यान सुन करके और बहुत ज्ञानवर्धक भी था ये, इसके लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूँ आपको। धन्यवाद। समय और होता तो शायद और कुछ आपसे सुन पाते हम लोग, समय की कुछ कमी पड़ गई तो, लेकिन जयशंकर तिवारी जी के प्रश्न ने उसको कुछ पूर्णता प्रदान कर दी। मेरा सवाल नहीं है, बस एक परामर्श चाहता हूं कि जैसे आपने मोबाइल शब्द के लिए भ्रमण ध्वनि शब्द का प्रयोग किया, तो मैंने एक शब्द मोबाइल के लिए कई वर्षों से प्रयोग करना शुरू किया था, सचल भाष। जैसे दूरभाष शब्द है टेलीफोन के लिए, तो उसी की तर्ज पर सचल भाष। और जिस पत्रिका का मैं संपादन करता हूं उसमें मैं इसी शब्द का प्रयोग भी पिछले 13 वर्षों से करता आ रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के शब्दों का अगर हम प्रयोग करना अधिकता में शुरू करें तो स्थिति कुछ बदल सकती है। ठीक है, मोबाइल शब्द है, उसकी अर्थवत्ता पूरी तरह प्रकट है और सबके द्वारा ग्राह्य भी है, लेकिन फिर भी हमको अपने शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करना चाहिए। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और दूसरी बात मैं जोड़ना चाहता हूं कि आप पुणे में रहते हैं और यदि आप अनुमति दें तो पुणे जब भी मैं आऊं तो आपसे मैं मिलना भी चाहूंगा। स्वागत है आपका, स्वागत। कारण यह है कि मेरा एक आवास पुणे में भी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जरूर मिलेंगे। जी जी जी। नहीं, शब्द की बात जहां तक आपने उठाई, जैसा कि मैंने कहा था कि शब्द समाज में सिक्के की तरह होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं केवल एक उदाहरण दूं आपको। और क्या होता है, ये मोबाइल शब्द अंग्रेजी का नया शब्द तो है नहीं, और इसकी तो आया ही नहीं था जी। मोबाइल तो एक क्रिया है जी, वो अभी फिक्स किया गया इस नए इजाद की गई यंत्र के साथ। जी। ये पहले से तो था नहीं, उसका नामकरण तो किया नहीं। जी। कंप्यूटर जो बना वो कंप्यूटिंग से बना। सही है। तो ये जिस देश में और जिस भाषा में जी इन चीजों के अनुसंधान होते हैं जी, वो उन पुर्जों के नाम रखते हैं। जी। हमने उन पुर्जों को तो नहीं बनाया, हम उन पुर्जों का पीछा करते हैं। जी। और पीछा करने में हमारी जो शक्ति है वो उस चीज को समझने की बजाय उसको मेकअप करने में, वहां तक जाने में वो खर्च होती है। मैं उदाहरण दूं आपको। मध्य प्रदेश ने सबसे पहले हिंदी का कार्यान्वयन दफ्तरों में शुरू किया।
सबसे बड़ी दिक्कत आती है किसी भी भाषा में कामकाज के लिए शब्दों की। उन्होंने डिक्शनरीज बनाई, शब्दकोश बनाए, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। और मैं उस सज्जन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं केवल उदाहरण बताता हूं। उन्होंने बहुत अध्ययन करने के बाद ये सारी चीजें खोजी और उस अध्ययन में बहुत श्रम लगाए हुए। अब एक शब्द आया, एक विभाग जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने एक पत्र लिखा सप्लाई डिपार्टमेंट को, उस डिक्शनरी के आधार पर, उस शब्दकोश के आधार पर। मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं, आप इसको अन्यथा न लें। जी जी जी, मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं और इस उदाहरण के माध्यम से ही आपका उत्तर भी दे रहा हूं जी, क्यों ऐसा होता है। उस विभाग ने पत्र लिखा सप्लाई डिपार्टमेंट को, आपूर्ति विभाग को, कि हम एक विशाल भवन का निर्माण करने जा रहे हैं, इसमें हमें 10,000 बोरे वज्र चूर्ण की आवश्यकता होगी, कृपया भिजवाएं ताकि हम तत्काल काम शुरू कर सकें। अब ये जब पत्र पहुंचा, हिंदी में कामकाज शुरू हो गया है, बिल्कुल आजादी के 1-2-3 साल पहले की बात। उस सप्लाई डिपार्टमेंट ने सब कुछ देख लिया, 10,000 भी ठीक हो गया और भवन का निर्माण भी विशाल हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है, बोरे भी समझ में आ गए। लेकिन बोरों में भर के भेजना क्या है? वज्र चूर्ण। अब इस वज्र चूर्ण से उस डिपार्टमेंट के अधिकारी पर वज्राघात हुआ और वो समझ नहीं पाया कि वो बोरे में भर के भेजना क्या है। तो उसने उल्टी डिक्शनरी देखी, हिंदी से अंग्रेजी। अब उस हिंदी से अंग्रेजी में वज्र चूर्ण का था सीमेंट। अब सीमेंट इतना सामान्य शब्द जिसको मजदूर समझता है, सीमेंट की फैक्ट्री समझती है, कारागिर समझता है, व्यापारी समझता है और भवन निर्माता भी समझता है, उसको यदि हम उत्खनन करके ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो समाज में सिक्के की तरह नहीं चलेगा, तो सर जी खतरा है। नहीं तो इसका एक सीमेंट इंग्लिश में भी सीमेंट के अर्थ में कभी नहीं था। वो शब्द था टू सीमेंट। टू सीमेंट यानी जोड़ना, सीमेंटिंग, सीमेंटेड, वो एक क्रिया थी। उस क्रिया को जब चूना और मिट्टी से आगे बढ़कर वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज बनाई जो भवन को ज्यादा ताकत प्रदान करती है, तब उसका जब नामकरण करने का समय आया तो क्या करें, इसी सीमेंटिंग का आईएनजी हटा के सीमेंट को वर्ब बना के दुनिया के सामने रखा और वो हमारे देश में आया। हमने तो सीमेंट नहीं बनाया। उस महोदय ने सीमेंट की फैक्ट्री में गए, वहां उन्होंने देखा कि कुछ नहीं है सीमेंट, क्या है? पत्थर का चूरा है। अब पत्थर भी कह नहीं सकते, वो उर्दू से आया है, चूरा भी नहीं कह सकते, वो भी बाहर का है, तो पत्थर के लिए शब्द है वज्र और चूरा के लिए शब्द है चूर्ण। तो ये तो त्रिफला चूर्ण हुआ साहब। कैसे चलेगा समाज? आज बता के देखिए आप किसी को भी कि ये हमारा शब्द है वज्र चूर्ण, चलेगा क्या? शब्द वही चलेगा समाज में, देश में, दुनिया में, जिसको समाज स्वीकार करेगा। ये बात आप समझ लीजिए। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन एक तरीका भी है, जैसे बहुत सारे समाचार पत्र उस तरीके को अपनाते हैं कि जब कोई नया शब्द वे गढ़ते हैं या कोई नया शब्द वे प्रयोग में लाना शुरू करते हैं तो कोष्ठक में वे उसका जो मुख्य भाषा जहाँ से आया है उसका भी वो वहाँ पर दे देते हैं, रूप दे देते हैं। तो इस तरह से ये चल सकता है। बहुत
प्रचलित बहुत करने बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय आपका हो रहा है, इसलिए फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तो बहुत जरूर। बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत पुणे बहुत। आइए तो आपसे बातचीत करने का और आनंद उठाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जी जी, जी, मुझे भी धन्यवाद। बहुत खुशी होगी दर्शन करके आपके। सादर चलो, प्रणाम आपको। नमस्कार। धन्यवाद, धन्यवाद अश्विन कुमार जी। ये जो हमारे जो व्याख्यान में अक्सर जुड़ते रहते हैं, आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके धन्यवाद साथ आप लोगों का भी, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे आयोजन बहुत बहुत मंडल का, आपका, तिवारी जी का, शैलेंद्र जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। तो मित्रों, हम यही कार्यक्रम की समाप्ति करते हैं, जिसके हमारे आज के वक्ता, मुख्य वक्ता जो हैं डॉक्टर दामोदर खड़से जी, इनका मैं पुनः अपने कॉलेज और गोंडा JSLBC और हमारे संघ की ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। जैसे कि सर बहुत व्यस्त रहते हैं, व्यस्त रहने पर भी हमारी जो प्रार्थना को स्वीकार करके आज आए और अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत किया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, तिवारी जी का और मंजुनाथ जी का। ये आप लोगों से मिलने का ये आभासी दृश्य जरूर है, पर जब भी मिलेंगे मैं आप दोनों को हाँ पहचान सर, सकूंगा। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, जी, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत प्रणाम आपको। हमारे इस कार्यक्रम में आज कई जो है महनीय व्यक्तित्व के लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति माननीय गिरीश्वर मिश्र जी जुड़े हुए हैं। मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूं और धन्यवाद जो है देता हूं कि वो हमारे इस मैं कार्यक्रम में जुड़कर हमारा उत्साह वर्धन कर रहे गिरीश्वर हैं। जी को मैं भी प्रणाम करता हूँ। उनका सानिध्य मुझे मिला काफी दिन, और आज दिखे नहीं, लेकिन उनके उनका उल्लेख आपने किया, मेरे लिए बड़ी सुखद अनुभूति है। जी जी जी। और अभी गोंडा से डॉक्टर सूर्यपाल सिंह सर, जो साहित्य भूषण से समलंकृत हैं और वरिष्ठ साहित्यकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। और सभी विद्वानों को मैं जिनका नाम नहीं ले सकता हूं, संभव नहीं है, मैं सभी को आयोजक मंडल की ओर से, आप सभी लोगों की ओर से धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। मित्रों, आप सभी हमारे जो इस व्याख्यान में जुड़ते रहते हैं, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते रहते हैं, मैं अपने कॉलेज और अपने मित्र की ओर से आप सभी को हृदय से आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद देता हूं। और इसके साथ साथ हमारे कॉलेज के जो प्राचार्य हमारा प्रोत्साहन देते रहते हैं, और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के प्राचार्य और वहाँ के हिंदी विभागाध्यक्ष, इन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं फिर से हमारे इस व्याख्यान में, उपक्रम में जितने भी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और इसके साथ साथ मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।